देखिए बेटा, आज का टॉपिक है बच्चे आपका यहाँ पे क्या, डिबेट ओवर सब्सिडीज। डिबेट ओवर सब्सिडीज को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना है सर सब्सिडीज है क्या। बेटा एक तरीके से डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या होता है आपका, सब्सिडी होता है। डिस्काउंट बेसिकली कैश में दिया जाता है, सब्सिडी एक तरीके से क्या होती है, आपके बेनिफिट के लिए दी जाती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। ठीक है, सब्सिडीज जो होती है बेटा वो अलग अलग तरीके की होती है। अलग अलग तरीके का मतलब क्या है सर, देखिए यहाँ पे सब्सिडीज का मतलब है, ये पॉइंट मैं बता देता हूँ ये किससे लिंक करता है। हम पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो उस टाइम पे हमारे एग्रीकल्चर की कंडीशन क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट आगे निकल के आती है और किसानों को उसने क्या प्रोवाइड करी, वहां पे सब्सिडीज प्रोवाइड करी थी। जैसे कि अगर आप फर्टिलाइजर्स लेते हो तो उसके अंदर रियायत दे दी गवर्नमेंट ने, आप लोन लेते हो तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या प्रोवाइड करा दिया, लोन प्रोवाइड करा दिया। तो कुछ स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके खिलाफ ना क्या हो गई, वहां पे डिबेट स्टार्ट हो गई। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि एक्चुअल में जो पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, ये क्या चल रहा है, जमींदार वर्सेस गवर्नमेंट। किसके भी अगेंस्ट था, ये जमींदारों के और गवर्नमेंट के बीच का ये टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ डिबेट कैसे हुई वो समझते हैं। कहता है ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ अ ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स थॉट दैट द न्यू टेक्नोलॉजी वाज रिस्की। स्टार्टिंग के अंदर फार्मर्स को क्या लगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो क्या है, बहुत ज्यादा रिस्की है। Therefore the government had grant subsidies to the farmer। तो गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, सब्सिडीज देनी स्टार्ट कर दी फार्मर्स को। ऐसे समझते हैं इसको। आज प्रेजेंट के अंदर अगर आप सोलर पैनल या इस तरीके की तरफ जाते हो तो गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, सोलर पैनल के ऊपर आपको सब्सिडी मिल रही है। अगर आप ईवी व्हीकल्स लेते हो तो गवर्नमेंट उस पर भी क्या कर रही है, आपको सब्सिडीज दे रही है। गवर्नमेंट का मेन रीजन क्या है, गवर्नमेंट का मेन रीजन है कि एक नई चीज इकोनॉमी में आई है तो उसको आगे क्या करना, बूस्ट करना, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो उस टाइम पे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या आया बेटा, HYV सीड्स आए। HYV सीड्स क्या होते थे सर, बहुत ज्यादा महंगे होते थे। तो गवर्नमेंट को यह दिखा कि हर किसान तो नहीं खरीद सकता, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस टाइम पे उनको सब्सिडी देनी स्टार्ट कर दी कि अगर आप लेते हो तो हम आपको क्या दे देंगे, कुछ सब्सिडी के रूप में डिस्काउंट दे देंगे। Therefore the government grants, ठीक है, an incentive for them to adopt a new HYV टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप क्या करते हो, HYV टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो उसके यूज करने पे आपको क्या दिया जाएगा, एक इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। However, as time has passed, economists are debating over the subsidy amount granted by the government. Some of them are favor in the grant of subsidies while other are against। तो कुछ इकोनॉमिक्स को तो वो चीज पसंद आई और कुछ क्या चले गए बेटा, उसके अगेंस्ट में चले गए। अब हम पढ़ते हैं कि फेवर में उसके आर्गुमेंट्स क्या आए। ठीक है, तो देखो जो सब फेवर में आए थे वो क्या थे सर, सम बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडी बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। कहता है कुछ का मानना ये था कि गवर्नमेंट को ये जो सब्सिडी है ये कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जो ये रिस्की बिजनेस होता है, रिस्की किस तरीके से होता है, क्योंकि सर जो फार्मिंग बिजनेस है ना वो प्रॉपर तरीके से रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेनफॉल नहीं होती तो किसानों का क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में लॉस होता है। और दूसरी कंडीशन क्या है सर, अगर बारिश जरूरत से ज्यादा भी हो जाती है तब भी किसानों का क्या होता है, नुकसान होता है। तो दोनों कंडीशन में क्या रहता है, किसानों को भुगतना पड़ता है। तो किसानों का जो बिजनेस है सर वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। Most farmers are very poor and they will not be able to afford the required input without the subsidy। ज्यादातर किसान हमने पढ़े हैं सर कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पे पुअर होते हैं, गरीब होते हैं। उनमें से ज्यादातर किसान अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी आपकी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स। देखो बेटा हुआ क्या, इस सब्सिडी की वजह से कुछ ऐसे पुअर फार्मर्स भी थे जो कि इन चीजों का यूज कर पा रहे थे। अगर सपोज करो गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी हटा दी तो उससे बेनिफिट किसको जाएगा, रिच फार्मर्स को, क्योंकि अब वो जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीद पाएगा, सिर्फ रिच फार्मर्स खरीद पाएंगे, पुअर फार्मर उसको परचेज नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है ये चीज। तो सब्सिडी क्या थी, फायदेमंद थी, किसके लिए, पुअर फार्मर्स के लिए थी। देखिए बेटा इधर अब आता है आर्गुमेंट अगेंस्ट सब्सिडीज। ये तो आ गए फेवर में। अगेंस्ट में क्या आते सर, some economists believe that once the technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be phased out, their purpose had been served। देखो ये फेवर अच्छा था। उन्होंने क्या कहा कि भैया एक नई चीज आई है तो स्टार्टिंग के अंदर आप उस पर क्या दो, सब्सिडी दो। जब गवर्नमेंट का मोटिव पूरा हो जाए सब्सिडी देने का, भाई गवर्नमेंट चाहती क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। आपने सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा, सॉरी लोगों ने क्या करा, फार्मर्स ने उससे ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया। तो जब एक स्टेज आ जाए तो गवर्नमेंट को वो सब्सिडी क्या कर देनी चाहिए, वहां पे आके बंद कर देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में सब्सिडी को नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। दूसरा, फर्दर सब्सिडीज आर मेंट टू बेनिफिट द फार्मर्स
but a substantial amount of the fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry. भाई ये जो सब्सिडी दी जा रही थी ना, ये किसको दी जा रही थी एक्चुअल में? फार्मर्स को। लेकिन ये डायरेक्टली फार्मर्स को तो कर रही थी फायदा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में किसको फायदा पहुंचा रही थी? ये फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्रीज को भी फायदा पहुंचा रही थी, क्योंकि उनका माल भी तो ज्यादा बिक रहा था ना उस चक्कर में। तो दो फायदे हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ बेनिफिट किसको देना चाहती थी बेटा? फार्मर्स को। लेकिन इनडायरेक्ट वे में कौन बेनिफिट उठा रहा था उसका? Among farmers, the subsidy largely benefits the farmers in the more prosperous regions. Therefore, it is argued that there is no case of continuing with the fertilizer subsidy. It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government finance. देखो इसमें क्या कहा गया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया ये जो बेनिफिट है ना, किसको मिलना चाहिए? पुअर फार्मर को मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो बेनिफिट मिल रहा था ना, गरीब फार्मर तक नहीं पहुंच पा रहा था, यानी गवर्नमेंट की टारगेट ऑडियंस तक नहीं जा रहा था। ये वही लोग बेनिफिट उठा रहे थे जिनको एक्चुअल में उस सब्सिडी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देखो आपको एक ना एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे समझिए आप। यहाँ पे देखो बच्चे, गवर्नमेंट ये कहती है कि आज की डेट में आप ये लगाओ, ठीक है, बहुत प्रमोशन आना स्टार्ट हो गया, अब आपका टीवी पे भी हो गया। गवर्नमेंट इसके अंदर कर क्या रही है? गवर्नमेंट ये कहते हैं कि अगर आप इसको लगाते हो तो हम आपको लगभग 80,000 की क्या देंगे? इसके प्राइसिंग के ऊपर सब्सिडी देंगे, पहली चीज। दूसरा, गवर्नमेंट ये कहती है कि साल में आप इस सोलर पैनल के थ्रू, मान लो आप पर मंथ 100 यूनिट जनरेट करते हो, यूनिट समझते हो जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन होती है, आप अगर इसकी 100 यूनिट पर मंथ जनरेट करते हो तो आपने साल में कितनी यूनिट जनरेट करी? 1200 यूनिट। तो गवर्नमेंट कहती है जो साल में आप यूनिट जनरेट करोगे ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 3600। ये अमाउंट और हम आपके अकाउंट में देंगे, यानी बिजली जनरेट करने में भी आपको पैसा दिया जाएगा सोलर पैनल के थ्रू। समझ आ गई? तो 100 यूनिट तो मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट लिया है, 200-300 यूनिट कोई भी जनरेट आराम से कर लेता है। तो 300 इंटू पर डे बता रहा हूं, 300 यूनिट पर डे जनरेट होती हैं, तो महीने की कितनी हो गई सर? 300 इंटू 3, सॉरी 30 लगा के चलते हैं, साल की भी लगाओगे ना तो ये 9 या 10,000 यूनिट हो जाएंगी इंटू 3। यानी गवर्नमेंट हर साल आपको बिजली प्रोड्यूस करने के कितने दे रही है? प्लस आपका बिजली का बिल क्या हो रहा है? 0। समझ आई? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये समझो आप। प्रॉब्लम ये है कि भैया इसको लगाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 5 ये अपने पॉइंट से लिंक करेगा परफेक्टली। भाई जो बंदा बिल नहीं भर पा रहा, वो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है या लोअर क्लास है? लोअर क्लास है सर, वो तो बिल ही नहीं भर पा रहा, उसका तो 2000 का या 1500 का भी बिल आ रहा है, उसको भरना भारी पड़ रहा है ना जी। अब सर ये लगवा कौन सकता है? लोअर क्लास या अपर या मिडिल क्लास? अपर क्लास लगवा सकता है सर, की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा है। तो अपर कास्ट को पहले भी बिल भरने में दिक्कत, लेकिन ये लगवाने के बाद उसे और ज्यादा बेनिफिट मिल गया, यानी रिच बिकम क्या हो गए? और ज्यादा। लेकिन पुअर फार्मर या पुअर जो था, जिसको बिजली का बिल भरने में भी दिक्कत आ रही थी, तो वो 6 लाख रुपए का सोलर पैनल तो नहीं लगवाएगा। तो यानी कि सर इस सब्सिडी का फायदा भी एक्चुअल में जिस लोगों तक पहुंचना चाहिए वहां तक ये पहुंचेगा नहीं। ये पहुंचेगा कहां पे? अल्टीमेटली फिर से उस सेक्टर पे पहुंच जाएगा जहां पे इसकी नीड नहीं है। तो सेम सब्सिडी एग्रीकल्चर की भी रोल प्ले कर रही थी। एग्रीकल्चर सब्सिडी दी गई थी पुअर फार्मर्स के लिए, उसका बेनिफिट कौन उठा रहा था सर? रिच फार्मर्स उठा रहे थे। पुअर फार्मर अपना वहीं का वहीं पड़ा था, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे HYV सीड्स को खरीदने के लिए। एग्जाम्पल क्लियर हो गया इससे? ठीक है, तो ये इंटरलिंक हो गया आपका ये वाला टॉपिक और वो वाला टॉपिक। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये कहती है जी ई व्हीकल्स ले लो। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है जी? आप ई व्हीकल्स लो। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि लगभग आप 50 पैसे पर किलोमीटर में ट्रेवलिंग स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी, कर देंगे। अब भैया वो ई व्हीकल लेने की कॉस्ट आती है 15 लाख रुपए। अब जो बंदा पेट्रोल के पैसे बचा रहा है तो वो 15 लाख की तो गाड़ी नहीं खरीदेगा। यहाँ पे भी कौन खरीद रहा है गाड़ी? जिसके घर के अंदर मर्सिडीज थार पहले से खड़ी है ना, वो ई व्हीकल्स और खरीदने लग गया। कह रहा मैं तो अपना बिजली का बिल से अपना लोकल में जाना है, तो क्या करा उसने? एक तरीके से लोकल गाड़ी खरीद ली, जैसे आपने स्कूटी खरीद रखी है। तो वो क्या ले रहा है? ई व्हीकल्स के मजे ले रहा है। लेकिन पुअर फिर से क्या रह गया बेटा? वहीं का वही रह गया। फायदा किसको मिला? फिर से दिस सेगमेंट के बाद चला गया। क्यों? इन सब चीजों को यूज करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, वो है पैसा। और पैसा होता तो, अब जिसपे पैसा है वो कहाँ सोच रहा है पेट्रोल पे पैसा बचाऊंगा मैं? वो तो अपना लगा हुआ है धड़ल्ले से उड़ाने, है ना। तो बेसिकली समझो, जो भी सब्सिडीज वगैरह आती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सब तक पहुंचे, लेकिन सब तक वो
नहीं पहुंच सकती। क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद आता है, इसके प्रैक्टिस शीट पे आते हैं। कहता है व्हाई डिड गवर्नमेंट इनिशियली ग्रांट सब्सिडी टू द फार्मर ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कहता है गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग के अंदर क्यों सब्सिडीज प्रोवाइड कराई थी? सी सर टू इंसेंटिवाइज द अडॉप्शन ऑफ अ न्यू यील्डिंग वैरायटी, एचवाईवी सीड्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा, व्हाट इज द वन ऑफ द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग एग्रीकल्चर सब्सिडी इन इंडिया। कहता है इसमें से एक फेवरेबल आर्टिकल बताओ जो कि फेवर में है, बताओ। बी, एलिमिनेटिंग सब्सिडी रिड्यूस द इनइक्वालिटी अमंग द फार्मर्स। अगर सब्सिडी हटा दी जाएगी तो क्या होगा? इनइक्वालिटी आ जाएगी फार्मर्स के बीच में। Which is one of the argument against the continuation of subsidies for the agriculture। इसमें से कौन सा एक आर्गुमेंट अगेंस्ट में जाता है प्राप्ति? A, subsidy benefit primarily small scale business। D, subsidy should be phased out once profitable technology is widely adopted। जब आपकी जो चीज के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, जब आपका वो फेज पूरा हो जाए तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? वो सब्सिडी वहां से हटा लेनी चाहिए। Who primarily benefit from the fertilizer subsidy in India according to the arguments against the subsidy। कहता है इसका बेनिफिट किसको मिल रहा था सिद्धि? बी, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा सर इसका बेनिफिट उठाई कौन रही थी? सारी की सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। What is the main concern expressed regarding the impact of fertilizer subsidy on the government finance। कहता है गवर्नमेंट के फाइनेंस पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा था जो फर्टिलाइजर सब्सिडी वो दे रही थी, बताओ। सी, कहता है सर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा था कि गवर्नमेंट के तो खर्चे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस ऑडियंस को गवर्नमेंट टारगेट कर रही थी उसका बेनिफिट वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं बेटा, वहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है कौन सा? एग्रीकल्चर खत्म। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है सर? हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट होती है। तो पहला एक टॉपिक खत्म करा अभी तक हमने, क्या सर? एग्रीकल्चर। अब आते हैं सर इंडस्ट्री का क्या हाल था 1950 से 1990 के बीच में, समझते हैं इसको थोड़ा सा। कहता है इंपॉर्टेंस, देखो यहाँ दिया हुआ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला, इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। बेटा हमने ये पढ़ा कि हमारे यहाँ पे, ध्यान से सुनिए इस चीज को अब जरा, हमने अभी तक के जितने भी चैप्टर्स आपने रीड करे हमने पढ़ा कि भैया हमारे देश में 70 to 80% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के अंदर थे। और हमने ये भी पढ़ा कि इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, छिपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक्चुअल में जितने लोगों को काम करने की जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा लोग क्या कर रहे थे उसमें काम। तो अब हमें इस टाइम पे जरूरत थी कि एग्रीकल्चर के अलावा भी कोई एम्प्लॉयमेंट सोर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर आए। तो बेटा वो कौन सा सोर्स बन के आया हमारी इकोनॉमी के अंदर? इंडस्ट्रीज बन के आई। यानी अब लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के कहां पे काम करने के लिए जा रहे थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा रहे थे। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो काम था वो ज्यादा स्टेबल था किसके कंपैरिजन में? हमारे एग्रीकल्चर के। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। और इंडस्ट्रीज से क्या हो रहा था बेटा? ओवरऑल ग्रोथ हो रही थी और मॉडर्निटी भी आ रही थी हमारे यहाँ पे। इट आल्सो डेवलप एग्रीकल्चर एंड डज हेल्प इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि इसने डेवलप करा किसको? एक तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी लेके आया। किसके लिए लेके आया बेटा? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये बेटा ध्यान से सुनना। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये क्वेश्चन। क्या फायदे थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के? कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज अ विटल रोल इन अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अभी पढ़ा था हमने ये पॉइंट कि सर इसके अंदर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती थी जो कि ज्यादा क्या होती थी? स्टेबल होती थी। किसके कंपैरिजन में सर? एग्रीकल्चर के। इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इससे हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ था? मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला और हर प्रॉस्पेरिटी आई। इट आल्सो डेवलप एग्रीकल्चर एंड डज हेल्प इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसने हमारे एग्रीकल्चर को क्या करा? बहुत ज्यादा डेवलप करा। कैसे डेवलप करा सर? इंडस्ट्रीज की वजह से ट्रैक्टर्स आए, थ्रेशर्स आए, मशीन्स आई, जिसके एग्रीकल्चर क्या हुआ? बहुत ज्यादा ग्रो कर सका। अब आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है सर? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करा? देखो, कहता है देयर वाज अ नीड फॉर लीडिंग रोल इन द पब्लिक सेक्टर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा हम ये पढ़ रहे हैं कि सर हमें ये समझाओ कि गवर्नमेंट के रोल की क्या जरूरत थी इंडस्ट्रीज के अंदर। क्या टॉपिक है कि गवर्नमेंट को क्यों रोल प्ले करना चाहिए था इंडस्ट्रीज के अंदर ड्यूरिंग 1950। तो रीजन समझते हैं। सबसे पहले सर, शॉर्टेज ऑफ अ कैपिटल इन अ प्राइवेट सेक्टर।
बेटा हमारा देश ना 1947 में आजाद हुआ, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं 1950 के लिए, तो 1950 में हमारे देश के अंदर इतना पैसा नहीं था या कोई भी इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर नहीं था जी कि पूरे के पूरे भारत के अंदर क्या लगा सके, इंडस्ट्रीज को लगा सके। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी सर, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन अ प्राइवेट सेक्टर। कहता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर डू नॉट हैव capital to undertake investment in the industrial venture required for the development of Indian economy। किसी भी प्राइवेट बंदे के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज लगा सके और इंडिया को डेवलप कर सके। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटास एंड बिरलास वर ओनली द वेल नोन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। सिर्फ एक लौता जो होता था इंडिया में कौन होते थे बेटा, टाटा और बिरला होते थे। As a result, the government had to make an industrial investment to the public sector undertakings। इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी बेटा, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। कहता था इंडियन मार्केट वाज नॉट अ बिग एनफ टू एनकरेज द प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट देयर वाज अ लो लेवल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड। मतलब समझो एक्चुअल में बेटा दो चीजें थी। एक तो पहली बात, कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था ही नहीं जो इतना पैसा लगा सके। अगर मान लो गलती से कोई आ भी जाता था तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। रीजन बिहाइंड कि उसको अभी डाउट था कि जो चीज मैं मार्केट के लिए बनाऊंगा वो बिकेगी भी या नहीं बिकेगी। भाई आज वाला टाइम नहीं है कि मिट्टी भी बेच दोगे तो हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, आज क्या टाइम चल रहा है भाई। मुल्तानी मिट्टी आती थी, सब समझते हो, वो आती है, आज भी आती है, 20 रुपए की इतनी आ जाएगी, आपके 2 4 6 महीने निकाल देगी। अब क्या हो रहा है, उस मुल्तानी मिट्टी के अंदर कुछ केमिकल्स मिला है, एक बनाया पेस्ट बनाया, वो 10 रुपए की मिट्टी 200 रुपए की ट्यूब बन के आपके सामने आ जाती है, आप लगा रहे हो फेस वॉश के नाम से, ठीक है, फेस जेल के नाम से, पता नहीं किस किस के नाम से। क्या हो रहा है ये कि आज की डेट में सर कोई भी चीज आप बना दो, मार्केट में कंज्यूमर इतना सारा है कि उसकी डिमांड हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं खपत हो ही जाएगी, है ना भाई। अब लेकिन सर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। रीजन, एक तो सारे गरीब थे, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी, तो मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी। तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था ना बेटा, उसे ये डर लगता था मैंने अगर इंडस्ट्री चालू कर दी तो कोई खरीदेगा भी माल या नहीं खरीदेगा, इसलिए कोई भी हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। कहते द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। As a result, the state had complete control over these industries that were vital for the economy। मतलब समझो क्या है भाई, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है समझो भाई। हमें पता है कि सर हमारे ना दो सेक्टर्स होते हैं, हमने लास्ट टू लास्ट इसमें पढ़ा भी है। एक होता है प्राइवेट और एक होता है गवर्नमेंट, जिसे हम पब्लिक कहते हैं। अगर सर ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर संभालेगा तो वो किसके लिए काम करेगा सर, और गवर्नमेंट करेगा तो सर किसके लिए करेगा सर वो। तो गवर्नमेंट के सामने ये भी दिक्कत थी कि उस टाइम पे हमारी जो पब्लिक थी ना, आम लोग थे, उन पे इतना पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट इसलिए भी आना चाहती थी कि हर लोगों तक क्या पहुंचा सके, हम उसका बेनिफिट पहुंचा सके। अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो सिर्फ किसके लिए काम करेगा, अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए बेटा अब आते हैं, कहता है व्हाट इज वन ऑफ द की रोल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल था हमारी इकोनॉमी के अंदर, बताओ। डी सर, प्रोवाइडिंग स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है ना, मॉडर्नाइजेशन, लोगों को क्या मिलता था, एक स्थिर काम मिलता था। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी इन द कंट्री। कहता है किस तरीके से इंडस्ट्री ने करा ये काम, दीपिका बोलो। सी सर, बाय ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया और नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। व्हाई डिड इंडिया गवर्नमेंट टेक अ लीडिंग रोल इन द पब्लिक सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। कहता है गवर्नमेंट को क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना पड़ा आजादी के बाद, ठीक है, बताओ भाई साहब। सी सर, टू अचीव अ सोशल वेलफेयर एंड इक्विटी ऑब्जेक्टिव। कहता है व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल थ्रू द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कहता है क्या रीजन था जिसकी वजह से पीएससी उसके थ्रू उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ा। डी सर, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर अ लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। Why did private entrepreneur in India have limited incentive to undertake major industrial project at the time of independence। कहता है जो हमारे यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रीनियर थे वो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते थे, या क्या दिक्कत थी। सी सर, ड्यू टू द लिमिटेड साइज ऑफ द मार्केट एंड लो डिमांड ऑफ अ इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, देखो बेटा यहां पे आपके सामने आता है
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसको आप जानोगे किसके नाम से, आईपीआर 1956। और अब देखो यहां पे ठीक है, इन तीन का भी क्यूब कर लो चाहे इसके लिए आप, अब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ठीक है, आईपीआर 1956 कि सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 होता क्या है, पहले यहाँ पे समझ लो बेटा। ठीक है, कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। अभी हमने क्या पढ़ा पहले समझो, हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा कि सर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा बूम पे नहीं था, क्योंकि वहां पे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, हमारे देश में इतना ज्यादा पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट को उसमें बीच में इंटरवेंट करना पड़ा। तो जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें देखी ना, तो बेटा उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको किस नाम से जाना गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1950। अब उसके अंदर गवर्नमेंट ने किया क्या, गवर्नमेंट ने बेटा 3 शेड्यूल्स बना दिए यहाँ पे। पहले शेड्यूल में क्या किया, कंप्राइज इंडस्ट्री दैट वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। यानी आप क्या कह सकते हो सर, पहली एक इंडस्ट्री बना दी जो कि सिर्फ किसके अंडर आएगी, गवर्नमेंट के अंडर आएगी, यानी उसका करता धरता संभालने वाला कौन होगा सर, गवर्नमेंट होगी। शेड्यूल बी के अंदर क्या किया, 12 इंडस्ट्री वर प्लेस्ड विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। ये कौन सी होंगी सर, जो स्टेट ओन्ड होंगी, सिर्फ 12। ठीक है, कंसिस्टेंट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर बी इन द। अब ये जो दोनों शेड्यूल है ना, बेसिकली ये क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर दे दिया, गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, कुछ दे दिया प्राइवेट को, और कुछ ऐसा सेक्टर बना दिया बेटा जो कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझ सकते हैं क्या सर, एक तो इकोनॉमी हो गई सोशल, एक हो गई कैपिटल, और एक हो गई मिक्स्ड इकोनॉमी। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज को बांट दिया, एक इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट चलाएगी, एक इंडस्ट्री जो प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, तीसरी इंडस्ट्री कौन सी हो गई सर, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके चलाएंगे। तो इसको बोला गया क्या, 1956 का आईपीआर के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला है इसमें, कहता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 द इंडस्ट्री वर रीक्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए का मतलब क्या था, ध्यान से समझो, इसमें एक्सप्लेनेशन आएगा। आप कहता है द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रियल दैट विल एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, जो कि किसके अंडर आएंगी सर, पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंडर आएंगी। ठीक है, इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्री, ये आप टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा कि आईपीआर 1956 के ए रेजोल्यूशन में या ए शेड्यूल के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज रखी गई थी। तो सर 17 इंडस्ट्री वर इंक्लूडेड, लाइक इसके अंदर रखी कौन कौन सी गई सर, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी जितने भी हथियार बनाने वाली कंपनियां देश के लिए, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट, रेलवे, शिपिंग एक्सेट्रा। तो आपको समझ आ गया होगा कि सर जितनी भी मेन इंडस्ट्री है ना, जो देश के लिए काम करती हैं, वो सारी की सारी किस सेक्शन में डाल दी गई, किस शेड्यूल में डाल दी गई, ए में डाल दी गई। फिर आता है सर शेड्यूल बी, इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्री वर प्लेस्ड विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, द स्टेट वुड टेक द इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। ये हो गया मिक्स एक तरीके से, ठीक इसके पास, गवर्नमेंट के पास, लेकिन इसके अंदर हेल्प कौन करता था, प्राइवेट सेक्टर भी हेल्प करता था गवर्नमेंट की इसको आगे लेके जाने के लिए। दिस शेड्यूल इंडस्ट्री लाइक एल्यूमिनियम, कोल, अदर माइनिंग इंडस्ट्री, मशीन टूल, फर्टिलाइजर और एक्सेट्रा, यानी सर वो सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या कर रहे थे, एक साथ काम करते थे। फिर आता है सर शेड्यूल सी, दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वर बी इन द प्राइवेट सेक्टर। बाकी की जो बची हुई इंडस्ट्री थी बेटा कहां पे डाल दी गई, सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर में डाल दी गई। द स्टेट वुड फैसिलिटेट एंड encourage the development of all these industry. These industry were controlled by the state through a system of license under the Industrial Development Regulation Act 1950। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे भी एक चैप्टर के अंदर कि ये जो लाइसेंस सिस्टम था इसको क्या करा गया और कैसे फिर हमने खत्म करा। ठीक है, अब आ भी गया यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ठीक क्या बेटा, ये समझो, पहले गवर्नमेंट ना, जैसे आज आपका मन करता है आप कोई भी इंडस्ट्री लगा ले, तो ऐसा नहीं होता था। पहले आपको कुछ भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई भी काम खोलना है, दुकान खोलनी है, तो आपको गवर्नमेंट से पहले क्या लेना पड़ता था बेटा, लाइसेंस लेना पड़ता था उस काम को करने के लिए। ठीक है, कहता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब है प्राइवेट सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए क्या किया, लाइसेंस सिस्टम बना दिया। बेसिकली क्या बना दिया सर, लाइसेंस। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को लाइसेंस रखने का, इलीगल काम ना हो सर।
जो भी काम हो गवर्नमेंट की देखरेख में हो, प्राइवेट सेक्टर रूल ना करे, सब कुछ किसके हाथ में रहे, गवर्नमेंट सेक्टर के ही हाथ में रहे। कहता है एन इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। ये एक तरीके से रिटर्न में परमिशन होती थी प्राइवेट सेक्टर को कि आप ये काम कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, नो न्यू इंडस्ट्री वाज अलाउड अनलेस अ लाइसेंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी नई इंडस्ट्री तब तक नहीं लग सकती थी जब तक वो गवर्नमेंट से कोई लाइसेंस नहीं ले लेती। It was used to promoting industry in backward regions as it was easier to obtain the license if the industrial unit was established in a economically backward area. गवर्नमेंट ने एक और दिमाग लगाया कि अगर आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने जाते थे ना बेटा, तो गवर्नमेंट आपको, जो बैकवर्ड एरिया थे हमारे देश के, बैकवर्ड मतलब पिछड़े हुए इलाके थे, तो लोग अगर कहते थे कि मैं पिछड़े इलाके में इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं, तो वहां पे आपको वो जल्दी लाइसेंस दे देती थी, इस मोटिव से कि बैकवर्ड एरिया भी क्या हो जाएगा हमारा, डेवलप। ठीक है। In addition, such units were given concessions such as tax benefit and electricity at a lower tariff. The purpose of this policy was to promote a regional equality. और गवर्नमेंट ने एक काम और करा कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी, प्लस जो आप बिजली यूज कर रहे हो उसके अंदर भी क्या मिलेगी आपको, छूट। मेन गवर्नमेंट का मेन प्रमोशन था क्या, रीजनल इक्वालिटी को लेके आना। कहता है इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग आउटपुट for diversifying the production a new variety of goods. This was meant to ensure that the quantity of the goods produced was not more than what the economy required. गवर्नमेंट ने एक और काम करा, मान लो मैंने इंडस्ट्री ली, ठीक है, मैंने लाइसेंस ले लिया गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट ने मेरे को, मान लो, ध्यान से समझो बच्चे, इस पॉइंट को ऐसे समझिए कि मैंने गवर्नमेंट से क्या ले लिया, लाइसेंस। उस लाइसेंस में मेरे को गवर्नमेंट ने 4 तरीके के गुड्स बनाने की परमिशन दी, और वहां पे मैं गुड्स की क्वांटिटी बना सकता था क्या, 500 यूनिट्स। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन 4 के अलावा 2 और अलग तरीके के गुड्स भी परचेस करूं, और मैं अपनी क्वांटिटी भी 500 से कितनी कर दूं। तो इसके लिए भी मेरे को पहले क्या लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा। विदाउट द परमिशन ऑफ अ गवर्नमेंट और विदाउट अ लाइसेंस मैं ये काम भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था, चाहे भले ही मेरी इंडस्ट्री क्यों ना हो। ठीक है, देखो लिखा है, कहता है प्रोडक्शन दिस वाज मेंट टू अश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वाज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी, ताकि उतना ही प्रोड्यूस हो जितना हमारी इकोनॉमी को रिक्वायर्ड है, फालतू में प्रोडक्शन ना हो। लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो गवर्नमेंट आपको तभी देगी जब गवर्नमेंट को आप कन्विंस कर दोगे कि हाँ सर हमारे देश के अंदर इस चीज की इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देती थी। ठीक है, देखिए बेटा अब यहाँ पे कहता है अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 विच शेड्यूल इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट। सी सर, जो स्टेट के अकॉर्डिंग चलता था बेसिकली, विच इंडस्ट्री वर कैटेगराइज्ड एज अ प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री अंडर अ शेड्यूल बी ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। बताओ, बी, डी। सर इंडस्ट्री वेयर द स्टेट टुक द इनिशिएटिव बट अलाउड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। कौन सा सेक्टर है, हाँ ठीक है भाई, सेक्टर बी कौन सा था, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते थे। उस पर रूल रेगुलेशन किसका होता था, गवर्नमेंट का। उसके अंदर हेल्प कौन करता था सर, हमारा प्राइवेट सेक्टर काम करता था। What was the main purpose of the industrial licensing system during the period of the Industrial Revolution 1956? 1956 के अंदर जो आया था उसका मेन रीजन क्या था, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द। अगला, why did government encourage industrial unit to establish themselves in the economical backward area under the licensing system of the industrial policy? क्यों ऐसा करती थी सर, सी टू प्रमोट अ रीजनल इक्वालिटी। वो चाहती थी कि पूरे देश के अंदर क्या मिले, वो मिले, इक्वालिटी देखने को। फिर आता है अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 व्हेन वाज अ लाइसेंस ग्रांटेड फॉर द, जिससे पूछू, एक्सपेंडिंग अ प्रोडक्शन और डाइवर्सिफाइंग। कहता है कौन सी स्टेज में आके आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो। सी सर, ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड द नीड। और गवर्नमेंट को ये लगता था कि एक्चुअल में इकोनॉमी को हमारी नीड है, तभी वो क्या करती थी, इसको आगे बढ़ाने की परमिशन आपको देती थी। क्लियर है बच्चे यहां तक? शेड्यूल ए प्रॉपरली गवर्नमेंट है, ठीक है। शेड्यूल बी है प्राइवेट, लेकिन उसके अंदर रूल रेगुलेशन कौन फॉलो करेगा, गवर्नमेंट फॉलो करेगी। ठीक है,
भैया आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये चैप्टर का बेटा आपका कौन सा पार्ट हुआ है, यहाँ पे अभी इंडस्ट्रीज क्लियर हुआ है, ऐसे ही करके और पार्ट्स आएंगे, लेकिन इसको यहाँ तक अभी अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है।